टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पाठ 46 पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का पार्ट 6 महत्वपूर्ण संवैधानिक पद एवं संस्थाएं अभिकरण भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होता है, पर यदि इसके पहले वह 65 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाता है तो उसे अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। उसे नंबर 1 कदाचार अथवा नंबर 2 कार्य करने में असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर हटाया जा सकता है। वह सेवानिवृत्त के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। वह सार्वजनिक धन का हिसाब किताब रखता है और उसका संरक्षण व परीक्षण भी करता है। वह इस तथ्य का परीक्षण करता है कि भारत सरकार का प्रत्येक राज्य व राज्य क्षेत्र के संचित निधि से किए गए व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं अथवा नहीं। वह यानी उसका पद इस नियम का अपवाद है कि संघ के सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार वह न तो संसद सदस्य होता है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, फिर भी वह किसी भी सदन या समिति को संबोधित कर सकता है, पर उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। उसे राष्ट्रपति कभी भी पदच्युत कर सकता है। महान्यायवादी पद की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। संसद के दोनों सदन में महान्यायवादी से कानूनी परामर्श ले सकता है। संसद के दोनों सदन महान्यायवादी से कानूनी परामर्श ले सकता है। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 105 के 4 के अनुसार महान्यायवादी के कार्य संपादन में सहायता देने हेतु एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के अनुसार अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का पद सृजन किया गया है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह भारत के महान्यायवादी के ही समान राज्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य वह सरकार तथा राज्यपाल को जरूरत पड़ने पर विधानमंडल को कानूनी परामर्श देता है। वह राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। राज्यपाल द्वारा विधिक स्वरूप सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना उनका काम है। अधिकार एवं कर्तव्य उसे अपने कार्य संबंधित कर्तव्यों के तहत राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। उसे राज्य के विधानमंडल के सदस्यों में कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 177 के तहत उसे विधानमंडल के किसी सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वह राज्यपाल द्वारा अवधारित प्राथमिक प्राप्त करता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व भारत के संचित निधि में ही जमा होते हैं। विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत ही इस निधि से धन का व्यय किया जाता है, जिसका परीक्षण भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। विनियोग विधेयक के द्वारा संसद भारत सरकार को इस निधि से धन खर्च करने की अनुमति देती है। संचित निधि पर भारित व्यय भारत के राष्ट्रपति
सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वो अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वेतन व अन्य भत्ते संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है। भारत सरकार पर होने वाले प्रत्येक प्रकार की ऋण भार की पूर्ति भी संचित निधि से ही की जाती है। भारत सरकार पर होने वाले प्रत्येक प्रकार के ऋण भार की पूर्ति भी संचित निधि से ही की जाती है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट तथा संसद पर भारित किसी प्रकार का व्यय इस निधि से पूरित होता है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद यानी संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य के विधानमंडलों को भारत यानी केंद्र या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत के आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा यह निधि गठित की गई है। जैसे अभी कोरोना वायरस के समय में पीएम केयर फंड, उसी की तरह कार्यपालिका को इस निधि से धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल द्वारा यह तय किया जाता है कि इस निधि में कितनी धनराशि संचित होगी। विधानमंडल जब तक अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा किसी आवश्यक व्यय को अधिकृत नहीं करता, तब तक के लिए कार्यपालिका इस निधि के द्वारा धन खर्च काम चलाती है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो पहले होता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु में जो पहले होता है। अयोग्यता की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया वही होता जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। पूर्व में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, पर अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ही समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में यह वेतन 2,50,000 रुपया मासिक है। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: नंबर 1 चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, नंबर 2 मतदाता सूची को तैयार करवाना, 3 राजनीतिक दलों को मान्यता देना, 4 चुनाव की व्यवस्था करना, 5 राजनीतिक दलों के आचार संहिता तैयार करना, 6 राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, 7 उम्मीदवारों को खर्च करने की राशि निश्चित करना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक निकाय है। नंबर 1 निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा निर्मित एक संवैधानिक संस्था है। नंबर 2 प्रत्येक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नंबर 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों का चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। नंबर 4 मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। नंबर 5 मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ही समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नंबर 7 मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) 1982 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर किया गया। नवंबर 1988 ईस्वी में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के 5 तथा दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। गोवा प्रथम राज्य बना, जहां 1999 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग पूरे राज्य में चुनाव कराया गया। देश में ईवीएम का प्रयोग कर पहली बार 2004 ईस्वी में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 ईस्वी से
देश में ईवीएम का प्रयोग द्वारा आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाने लगे। वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट टेलर वीवीपैट मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। वीवीपैट का इस्तेमाल देश में सर्वप्रथम नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट टेलर। भारत की न्यायपालिका यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लॉर्ड ब्राइस भारत में अमेरिका की तरह एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, अधिकार एवं शक्ति से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारत संसद में निहित है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। कनाडा में भी भारत की तरह एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, जिसके अधीन अन्य न्यायालय होते हैं, जिन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, जिनके अधीन यानी उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालय होते हैं, जिसे संविधान में अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा दी गई है। नोट: अनुच्छेद 124 के 1 की व्यवस्था के अनुसार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश था, यानी कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की थी। संविधान के इस उपबंध के अनुसार संसद आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। कालक्रम में सर्वोच्च न्यायालय में काम के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रख न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई, जिस कारण काम के बढ़ते दबाव की दृष्टिगत को 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई, जिन्हें 1960 ईस्वी में बढ़ाकर 14 की गई। पुनः 1978 ईस्वी में यह संख्या 18 की गई, जो 1986 ईस्वी में बढ़कर 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश के अलावे अन्य न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अगस्त 2019 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। लोकसभा में 5 अगस्त, राज्यसभा से 7 अगस्त, 10 अगस्त को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला। इससे अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो गई। इसका मतलब है मुख्य न्यायाधीश सहित 1 मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश, कुल मिला के 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। अन्य मुक्त आवास, यात्रा भत्ता व अन्य सुविधाएं सहित पेंशन की प्राप्त होती है संचित निधि से। योग्यता यानी एबिलिटीज उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु: नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। नंबर 3, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। 4, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का महान ज्ञाता यानी विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं और उन्हें गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अलावे अन्य किसी स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें हो चुकी है। कदाचार साबित होने पर या कार्य करने में असमर्थ सिद्ध होने पर संसद के किसी भी सदन में बहुमत द्वारा पारित समावेशन के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी
उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नोट: देश में न्यायिक पद्धति में जब लोकहित मुकदमा यानी PIL की शुरुआत हुई तब मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायमूर्ति PS भागवनी थे। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है: तथ्य या विधि के प्रश्न को लेकर केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की सुनवाई करता है। केंद्र अथवा भारत संघ तथा कोई एक राज्य अथवा अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य हुए विवादों का फैसला देता है। वैधानिक अधिकारों के प्रश्न को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों का सुनवाई करता है। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, जिसे देश के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं: संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले और विशेष मामले। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सलाह मांग सकते हैं। उन परामर्शों को मानना अथवा न मानना राष्ट्रपति की निश्चित विवेक पर निर्भर करता है। 4, पुनः विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही आदेश पर पुनः विचार करने व उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 5, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, यानी इसके निर्णय स्वयं ही प्रमाणिक माने जाएंगे, जिस पर प्रश्न खड़े नहीं किया जा सकते और अन्य सभी न्यायिक स्थानों पर साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। नंबर 6, मौलिक अधिकारों का रक्षक। संविधान के अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक का दर्जा देता है। इस हेतु उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। नंबर 7, न्यायिक पुनरावलोकन संबंधित अधिकार। उच्चतम न्यायालय को संविधान की रक्षा का दायित्व दिया गया है। यदि संसद या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण करते हुए कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान की मूल आत्मा पर कुठाराघात करता है, तो उच्चतम न्यायालय इस दिशा में त्वरित हस्तक्षेप कर सकती है। इस दृष्टि से भारत की न्यायपालिका सत्ता का एक स्वतंत्र स्तंभ है। अनुच्छेद 145 के 3 अनुच्छेद 145 के 3 के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के न्यायपालिका के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। देश में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। देश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय एकमात्र उच्च न्यायालय है जिसके अधीन 4 राज्य आते हैं। देश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम यानी 3 है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक 58 है। लोक अदालत। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 संशोधन 2000
2 में द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों से संबंधित मुकदमेबाजी पूर्व सुलभ व निर्धारण हेतु अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। यह कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच की भांति कार्य करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित पड़े सभी कानूनी विवाद लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण समझौते हेतु लाए जा सकते हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतों की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के निर्णय अंतिम होते हैं जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंधित राज्य के राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से किसी भी उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष पूर्व में या 62 वर्ष का था। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उनको अपदस्थ करने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है। उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उस अदालत में वकालत नहीं कर सकता जिसमें उसने बतौर न्यायाधीश कार्य किया है, पर वह किसी अन्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये मासिक है। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय अधिकारिता व संस्थान: कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ। इसके अंतर्गत आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये कोलकाता में अवस्थित है। खंडपीठ पोर्टवेयर में है। मुंबई उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना हुई। इसके अधिकार क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव। मुंबई में स्थापित है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में इनका न्यायपीठ है। चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ। तमिलनाडु व पुदुचेरी इसका अधिकार क्षेत्र है। चेन्नई में स्थापित है। मदुरई इसका एक खंडपीठ है। इलाहाबाद का स्थापना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में इसका अधिकार क्षेत्र बस उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद में स्थापित है और लखनऊ में इसका एक खंडपीठ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था। कर्नाटक ही इसका राज्य क्षेत्र है। बेंगलोर में इसकी स्थापना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में बिहार में हुआ था। पटना में स्थित है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में हुआ था। जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र आते हैं और नगर श्रीनगर में स्थित है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। उड़ीसा राज्य इसके अंतर्गत आता है। कटक में स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुआ था इसका। नागालैंड, असम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और गुवाहाटी में ये स्थित है। कोहिमा, ईटानगर, आइजोल में इसका एक खंडपीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुआ था। राजस्थान इसका क्षेत्राधिकार है। जोधपुर में स्थित है। जयपुर इसका खंडपीठ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ। मध्य प्रदेश सिर्फ इसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबलपुर में
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। ग्वालियर और इंदौर इसका खंडपीठ है। कोची उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ। केरल और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आता है, कोची में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ। गुजरात इसके अंतर्गत आता है। अहमदाबाद में इसकी स्थापना स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ। दिल्ली इसके अंतर्गत है आता है और दिल्ली में की स्थित भी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुआ। हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आता है, शिमला में स्थित है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में इसकी स्थापना की गई। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आता है, चंडीगढ़ में स्थित है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई। सिक्किम इसके अंतर्गत आता है और गंगटोक में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य इसके अंतर्गत आता है और बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड इसके अंतर्गत आता है, नैनीताल में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड राज्य इसके अंतर्गत आता है, रांची में स्थित है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था। मणिपुर इसके अंतर्गत आता है, इम्फाल में इसका मुख्य स्थित है, इम्फाल में स्थित है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था। इसके अंतर्गत मेघालय आता है, शिलोंग में स्थित है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था। त्रिपुरा इसके अंतर्गत आता है, अगरतला में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ। आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आता है, अमरावती में स्थित है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ। हैदराबाद में स्थित है। नहीं, तेलंगाना इसके अंतर्गत आता है और हैदराबाद में स्थित है। यहाँ हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सभी उच्च न्यायालयों को कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार का रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। न्यायालय की अवमानना, नौकाधिकरण, वसीयत, तलाक, विवाह, इच्छा पत्र, राजस्व संबंधित मामले के लिए आवश्यक कार्यवाही जैसे परमादेश, उत्प्रेरण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेध तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार शामिल है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र दीवानी और फौजदारी मामलों के अतिरिक्त संरक्षता, दिवालियापन, उत्तराधिकारी संबंधित मामले, भूमि संबंधित विवाद, पेटेंट और डिजाइन संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद आदि मामलों में उच्च न्यायालय अपीली की सुनवाई करता है। प्रशासकीय अधिकार अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा अवकाश संबंधित नियम बनाने का अधिकार। नंबर 4 मुकदमों के हस्तांतरण का अधिकार। विधि से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय चाहे तो किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने यहाँ हस्तांतरित कर उस पर सुनवाई कर फैसला देता है। यह उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। सर्वप्रथम केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। उच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय की तरह अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता। उच्च न्यायालय राज्य का अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता। राजसूची से संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी विचाराधीन मुकदमे को अपने अधीन लेकर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष लेख जारी करता है। संघ क्षेत्र का प्रशासन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल शासन करता है और कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ में प्रशासक शासन करता है और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप में प्रशासक यहाँ शासन करता है। यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दादर और नगर हवेली में प्रशासक शासन करता है। मुंबई यानी बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दमन और दीव प्रशासक के अंतर्गत काम करता है, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन में आता है। दिल्ली में उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है।
यहाँ विधानसभा भी है और इसका उच्च न्यायालय नई दिल्ली में ही स्थित है। पुदुचेरी, पुदुचेरी में राज्यपाल है, यानी राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, यहाँ भी विधानसभा है और मद्रास यानी चेन्नई के अंतर्गत ये इसका उच्च न्यायालय है। नोट, संविधान यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। थैंक यू।